हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3, प्रोसेस चेंजिंग टू द फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं डेली टू डेली, ठीक है, या जो भी इंसानों के द्वारा गलतियां हो रही हैं, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं हमारे वेदर में, ठीक है, हमारी पृथ्वी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं हमारे मेन रीजनों की वजह से, जो जिससे हम पेड़ जो काट रहे हैं उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी पृथ्वी पे, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है पृथ्वी को, ठीक है, हमको क्या क्या दिक्कत आ रही है, नेचर को क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कई सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। अर्थ का सरफेस यानी कि जो अर्थ है उसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उसको अर्थ सरफेस बोलते हैं। कह रहा है वो हमेशा चेंज होता रहा है किसी न किसी वजह से, डेली टू डेली, ठीक है, डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली दिन चेंज हो रहा है। कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, कुछ रीजन की वजह से आ रहा होगा, ठीक है, कुछ कारण की वजह से। तो ये कह रहा है कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं कहीं पर, यानी कि कहीं पर वॉल्केनो फट रहा है, ठीक है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, ठीक है। ये सब कहाँ हो रही हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे हो रही हैं, ठीक है। देयर आर सम प्रोसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट। कह रहा है कहीं कहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ बारिश आ रही है, या बारिश आई नहीं जिसकी वजह से सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है। इरोजन हो रहा है यानी कि मिट्टी एक जगह से कहीं और चली जा रही है। मास मूवमेंट हो जा रहा है यानी कि कहीं पूरा पूरा क्या हो रहा है, अचानक से दरार पड़ जा रही है ज़मीन में। ये सब क्या दिक्कतें हो रही हैं पृथ्वी को, ठीक है। और इसमें से ज़्यादातर क्या, कौन, इंसान भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इन बदलाव में एक तरह से हिस्सा है, यानी कि इंसानों की वजह से ये एक तरह से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है कि ह्यूमन आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट सर्टेन चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें इंसानों का काफ़ी बड़ा हाथ है। कैसे, देखिए, जो इंसान है वो कई सारे फैक्ट्रीज को लगाए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और इंसान की आबादी बढ़ रही है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंगल कट रहे हैं और जानवरों को दिक्कत हो रहा है, हमारे पृथ्वी को दिक्कत हो रहा है। इसकी वजह से कई सारे चेंजेस आ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पृथ्वी के ऊपर और नीचे भी। ये चीज़ों को देखना है। इस चैप्टर में हम डील करेंगे बस एक्सटर्नल प्रोसेस को, यानी कि बाहरी, मतलब कि पृथ्वी के जो ऊपर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि मौसम बदल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कई जगह पे सूखा पड़ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। बाकी जो इंटरनल प्रोसेस है, जो पृथ्वी के अंदर हो रहा है, वो हम किसी और चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, एक्सटर्नल प्रोसेस। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफिनीशन है, नेचुरल प्रोसेस विच टेक प्लेस ग्रेजुअली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस। कह रहा है वो प्रोसेस या वो प्रतिक्रिया जो कहाँ पर हो, सरफेस पे हो। किसके सरफेस पे, हमारे सरफेस पे नहीं, पृथ्वी के सरफेस पे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस बोलेंगे। कह रहा है यानी कि वो प्रतिक्रिया या वो कारण, या वो मतलब कह रहा था काम जो कहाँ पर हो, पृथ्वी के सरफेस पे हो, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पर अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी कि बाहरी प्रतिक्रिया। यानी कि कहाँ, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो सब कहाँ पर आता है, पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक है। अब बाहर तो पृथ्वी के अंदर आएगा नहीं, सब बाहर आएगा। तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। जैसे कि वेदरिंग, यानी कि मौसम ख़राब हो जाता है, या मौसम ख़राब ही नहीं होता, यानी कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में। इरोजन हो जाता है, इरोजन यानी कि मिट्टी बह जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। मास मूवमेंट यानी कि पूरा पूरा जो मिट्टी है क्या होता है, घसक जाता है या दरारें पड़ जाती हैं। तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं वेदरिंग, यानी कि मौसम क्या है। तो वेदरिंग क्या होता है, कह रहा है कि द प्रोसेस बाई विच द रॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा प्रतिक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से रॉक यानी कि पत्थर टूट के गिर के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, या सीतू हो जाते हैं, यानी सीतू के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसमें टूट जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, पहाड़ पर से डुगुड़ते आया और नीचे जाके क्या हुआ, गिर गया, फूट गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, स्मॉल पीसेस में। उसको हम बोलेंगे विदरिंग। क्या बोलेंगे, विदरिंग। तो ये कह रहा है द प्रोसेस बाई विच द रॉक एक्सपोज ऑन द सरफेस गेट ब्रोकन, यानी कि जैसे उस पृथ्वी पे गिरा, यानी कि सरफेस पे गिरा, क्या हुआ, टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। या सीटू की तरह से स्मॉल प्लेस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस वेदरिंग को मतलब प्रभाव डालते हैं, किसकी वजह से वेदरिंग होता है, मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इस वेदरिंग के। मतलब जो पहाड़ टूट रहे हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके से दिया है ना, इसके जो छोटे छोटे पहाड़ है क्या है, झड़ गया, यानी कि एक तरह से टूट गया है, तो बीच में खाली जगह हो गया है। तो ये किससे कारण होता है, किस वजह से होता है, वो हमको रीज़न जानना है। जैसे कि दिया है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कारण हैं इसके, मतलब ये चीज़ होने के लिए। विच इन्फ्लुएंस द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू पीसेस, जो कि इन पत्थरों को तोड़ रहा है धीरे धीरे। कौन कौन से रीजन है,
कह रहा जो सबसे पहला रीजन है, द फर्स्ट इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो पहला सबसे बड़ा रीजन है वो है टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, उसको हीट मिल रहा है जिसकी वजह से वो टूट रहा है धीरे धीरे। और प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ रहा है उस पर, इस पत्थर पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस पत्थर धीरे धीरे टूट के गिर रहा है। जिससे क्या होता है, लोहा जो होता है ना, आयरन, कैसे जब रस्टिंग हो जाता है तो धीरे धीरे टूटने लगता है। रस्टिंग यानी कि जब उसमें से जो भी ऊपर वाला पार्ट रहता है ख़त्म हो जाता है, तो देखते होंगे लगता होगा लाल लाल कलर छोड़ने। लोहा होता है जब बहुत पुराना हो जाता है तो लाल लाल का कलर छोड़ने लगता है, उसी को रस्टिंग कहते हैं। दूसरी तरह से पत्थर भी है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इंसानों के द्वारा या नेचर के द्वारा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ जाता है, तो ये पत्थर धीरे धीरे टूट के गिरने लगते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो ये था पहला रीज़न। तो लगातार हीट करने से और ठंडा करने से, हीट मतलब कि जैसे जब धूप होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है टेम्परेचर ना, हम लोग जून जुलाई में देखते होंगे कितना गर्मी हो जाता है। तो पहाड़ वगैरह पे क्या होता है, या जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और अचानक से ठंडा होता है तो पत्थर क्या होता है, थोड़ा नरम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं, मतलब टूट के गिरने लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो भी एक तरह का क्या है कारण है जिसकी वजह से ये पत्थर क्या हो रहे हैं, वेदर हो रहे हैं, यानी कि गिर गिर के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जा रहा है। कह रहा है जो सेकेंड एक्शन है वो है वाटर का, यानी कि द सेकेंड एक्शन इज द वाटर। अब वाटर की वजह से ही पत्थर टूट रहे हैं, जैसे कि वाटर कलेक्ट इन क्रैक एंड पोर्स ऑफ रॉक, यानी कि जब बारिश होता है पहाड़ों पे, जो पहाड़ को जो टूटे होते हैं उनमें थोड़ा दरारें आ जाती हैं, यानी कि थोड़ा जगह बन जाता है। तो उन जगहों में क्या होता है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर रहता है क्या होता है, एक तरह से सड़ जाता है, सड़ के गिरने लगता है। पत्थर नहीं सड़ते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि उसमें पानी चला जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर टूट टूट के गिरने लगते हैं। ये था दूसरा रीजन, वाटर। ठीक है, पहला रीजन क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि तापमान की वजह से और दबाव की वजह से पत्थर टूट के गिरने लग रहे थे। और दूसरा क्या है, वाटर की वजह से, जिसमें जो उसके पोर्स होते हैं, जिसमें छेद होते हैं पत्थर में, उसमें पानी हिल जाते हैं और वो पत्थर क्या होता है, टूट टूट के गिरने लगता है, यानी कि क्रैक, दरारें आ जाती हैं पत्थरों में, जिसकी वजह से टूट टूट के गिरने लगता है। तो एक तरह का वेदरिंग का रीजन है। द टेम्परेचर फॉल्स इन फ्रीज एंड एक्सपैंड दिस विडन क्रैक दिस गोज ऑन वेरी मेनी ईयर्स टिल द डिस्टिंग। कह रहा कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। ठीक है, ठंड पड़ने से क्या होता है, बर्फ़ जो होता है वो पहाड़ों में क्या होता है, उसके पोर्स में चला जाता है और उसको फ्रीज करता है। फ्रीज यानी कि ठंडा करके एकदम पकड़ लेता है, जकड़ लेता है उसको। ठीक है, जिसकी वजह से पत्थर क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, और उसकी वजह से भी पत्थर क्या होता है, टूट टूट के गिरने लगता है। ये तीन रीजन से जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वेदरिंग हो रहा था, यानी कि पत्थर क्या हो रहे थे, टूट टूट के गिर रहे थे। पहला रीजन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर, दूसरा वाटर, और तीसरा है कूलिंग, यानी कि फ्रीज होना, यानी कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो अगला क्या रीज़न हो सकता है, कह रहा है कभी कभार क्या होता है कि सीड उसमें बैठ जाता है, जो पहाड़ रहते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं ना, तो कभी कभी उस छेद में क्या होता है, सीड अटक जाता है। सीड यानी कि जैसे गेहूँ चावल का दाना हो गया, उसमें जाकर अटक जाता है। कभी कभार धूल के कारण धूल उड़ता रहता है ना, तो उससे सीड को भी कभी कभार उड़ा लेता है। तो जाकर जब उसमें बैठ जाते हैं पहाड़ में, छोटे छोटे पहाड़ में, तो उसमें से जमने लगता है, उसमें पानी वगैरह रहता है, ये पानी जब बारिश होता है मिल ही जाता है, तो क्या होता है कि उस पहाड़ में छोटे छोटे पेड़ जमने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो पहाड़ रहते हैं, जो पेड़ बड़ा होने लगता है, तो पेड़ जो पहाड़ रहता है वो धीरे धीरे टूट के गिरने लगता है। भाई उसको जब जड़ें फैलेंगी पहाड़ में, उसके अंदर जाएंगी, तो टूट टूट के क्या होगा, गिरने लगेगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगेगा। तो इसकी वजह से भी, यानी कि सीड की वजह से भी क्या होता है, वो पहाड़ टूटने लगता है। तो वही कह रहा है, सम टाइम सीड गेट डिपॉजिट इन स्मॉल होल इन रॉक्स बाई ह्यूमन या एनिमल के द्वारा, या हवा या पानी के द्वारा, या तो इंसान उसमें गलती से फेंक देते होंगे, या तो जानवर खाते खोते वहाँ पे ला कर रख देते होंगे, या हवाओं से या पानी के द्वारा वहाँ पर रूट पहुँच जाते हैं, जिससे उसका जो उसका रूट होता है, यानी कि जो जड़ होते हैं प्लांट के, वो पत्थर में चले जाते हैं और उसको क्रैक्स डाल लेते हैं और पत्थर में से गिरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जो लास्ट रीज़न है, एनिमल एंड ह्यूमन आल्सो ब्रेक रॉक्स इनटू पीसेस बाय देयर मैकेनिकल एक्शन। कह रहा है जो जानवर होते हैं और जो इंसान होते हैं वो भी क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं किसी काम के लिए, तो भी क्या एक तरह का रीज़न है इस वेदरिंग के लिए। तो वेदरिंग का आपको एग्जाम में आएगा, लगभग 4 नंबर में आएगा। पहला पूछेगा कि वेदरिंग क्या होता है, तो मतलब जब पत्थर टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसी को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और कौन कौन से रीजन होते हैं, पहला टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा है वाटर, तीसरा है हमारा सीडिंग की वजह से, और चौथा क्या है हमारा फ्रीज की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो पत्थर जकड़ लेता है, जिसकी वजह से फिर जब ठंड खत्म होती है तो धीरे धीरे टूटना खत्म होता है। और जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, जानवरों या इंसानों की वजह से जब पत्थर तोड़ते हैं किसी काम को बनाने के लिए, किसी काम को करने के लिए, तभी इंसान क्या करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। क्या कह रहा है, मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कह रहा है कौन कौन से तरह के वेदरिंग होते हैं, मतलब किस किस तरह के पत्थर टूटते हैं। तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि फिजिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, यानी कि फिजिकली तौर पर, जैसे इंसान तोड़ रहा है ना पत्थर,
जैसे माजी द माउंटेन जो है एक मूवी है, जैसे पत्थर पूरा तोड़ के रास्ता बना देता है, तो क्या फिजिकली कर रहा है ना, कि मतलब इंसान अपने हाथों से कर रहे हैं या मशीनों से करते हैं, तो उसे फिजिकल वेदरिंग करते हैं, यानी कि हाथों से या पत्थरों से या मशीनों से पत्थर को तोड़ना, ठीक है। दूसरा वेदरिंग आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग यानी कि किसी केमिकल के कारण पत्थर टूट जाते हैं, जैसे बहुत सारा केमिकल होता है जिसकी वजह से पत्थर में जहर फैल जाता है, तो पत्थर क्या करते हैं, टूट टूट के गिरने लगते हैं, तो ये केमिकल वेदरिंग, ठीक है। एंड लास्ट है बायोलॉजिकल वेदर। बायोलॉजिकल यानी कि किसी के नेचर की वजह से टूटने लगता है। तो पहला देखते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। तो फिजिकल वेदरिंग कह रहा है कि जब पत्थर टूटते हैं बिना किसी रीजन के, यानी कि जब पत्थर टूट रहा है उसमें कोई रीजन ना हो, यानी कि उसमें कोई केमिकल प्रोसेस ना इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कहीं आप गए, ठीक है, वो पत्थर धीरे धीरे क्या रहा टूट रहा बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के, यानी कि उसमें कोई केमिकल नहीं लगा है, ठीक है, ना आपने कोई केमिकल डाला है, ठीक है, तो क्या हो रहा है बस धीरे धीरे टूट के गिर रहा है किसी बिना किसी रीजन के, तो फिजिकल प्रोसेस माने कि फिजिकल वेदरिंग्स होता है। इसमें कारण क्या होती हैं, वही टेम्परेचर वाला, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे क्या होता है देखो, फिजिकल वेदरिंग का तो सिंपल सा एग्जाम्पल अभी मैंने पढ़ाया है कि दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यानी कि 50-60 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहाँ पर पहाड़ रहते हैं, ठीक है, वहाँ पानी रहता नहीं है तो ठंडा रहता नहीं है, तो इसीलिए 55-50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और पहाड़ क्या होते हैं उसमें से सीजने लगते हैं, यानी कि एक तरह से चौड़ा हो जाता है पहाड़। हीट, किसी को भी हीट मिलेगा तो क्या होगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है तो जो पहाड़ रहते हैं, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, ड्रॉप बाई ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप से भी कम, बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, वो पसीजने लगते हैं। जैसे हमको पसीना होता है ना गर्मी में, वैसे पत्थरों को क्या होता है, पसीना होता है, तो ये पूरा दिन में पसीने भीगे रहते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा चौड़े हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा फैल जाते हैं हल्का सा, बहुत ही मिलीमीटर सेंटीमीटर में फैल जाते हैं। वैसे जब रात होता है तो ठंड हो जाती है, यानी कि थोड़ा चिल, यानी कि कूल हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पत्थर क्या होता है, गिरने लगता है। देखो पहले फैल रहा था, ठीक है, गर्मी की वजह से, फिर जब ठंड पड़ा तो सिकुड़ने लगा, तो जब फैलेगा, ऐसा रबड़ तो है नहीं, पत्थर भाई पत्थर है, वो जब चौड़े होगा फिर पतला होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, टूटने लगता है। तो यह फिजिकल रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है जो हम बताया अभी, टेम्परेचर और नाइट की वजह से वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। या तो रात में टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ने लगते हैं, लूज कर देते हैं अपने आप को और टूट के गिरने लगते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। तो हो सकता है एमसीक्यू में आए कि एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जब दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात में टेम्परेचर गिर जाता है, जिसकी वजह से पत्थर टूट के गिरने लगते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग, यानी कि बिना केमिकल कंपोजिशन के गिर रहा है। अब भाई धूप के रोशनी में कोई केमिकल तो है नहीं कि उसमें बायो हजार्ड है, तो इस वजह से इसको फिजिकल वेदरिंग में रखेंगे, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग का एक और है, उसको एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं, और इसको फ्रॉस्ट एक्शन कर लेंगे। फ्रॉस्ट यानी कि जब बर्फ़ जम जाता है, मैंने बताया ना कि बर्फ़ जम जाने से क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपस में ऐसे पकड़ लेते हैं। जब वही बर्फ़ पिघलता है तो ये पत्थर क्या होते हैं, ऐसे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें भी कुछ मतलब छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट यानी कि बर्फ़ को जमना वाला। जब बर्फ़ जमेगा पहाड़ों में, कभी कभी क्या होता है पहाड़ों में बर्फ़ जम जाता है ना, तो उसके वजह से ही पत्थर टूटने लगते हैं, तो उसको फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। और जब गर्मी और प्रेशर की वजह से जब टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वेदरिंग आता है केमिकल वेदरिंग, यानी कि केमिकल की वजह से टूटेगा पत्थर, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल लग जाएंगे या कोई भी चीज़ होगा जिसकी वजह से केमिकल की वजह से पत्थर टूटने लगेंगे। देखते हैं जो केमिकल वेदरिंग होता है वो कैसे होता है, देखते हैं। कह रहा है कि जब पानी और हवा का कोई रिएक्शन होता है, पानी और हवा का कैसे रिएक्शन होगा, देखो जब हवा चलती है ना, और उसमें क्या होता है, पानी भी, वैसे बारिश होती है तो उसमें हवा भी चलता है, तो इन दोनों के रिएक्शन के कारण क्या होता है कि उस पहाड़ों में एक तरह का नया रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज़ पैदा हो जाती हैं। जैसे हमारे दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं हमारे खाने और मीठे की वजह से। कहते हैं ना रात में मीठा खा के नहीं सोना चाहिए, खाने के बाद मीठा खाइए, पानी पी लीजिए, फिर मतलब जब सोने जाइए तब मीठा नहीं खाया जाता, क्योंकि दांतों में हमारे कैविटीज़ हो जाती हैं। वैसे ही पहाड़ों में जब बारिश और हवा एक साथ चलती है, पहाड़ों में क्या होता है, कैविटीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से पहाड़ क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, या सिंक होल हो जाता है। सिंक होल यानी कि छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उसमें, ठीक है, जिसको हम केमिकल वेदरिंग करते हैं। भाई जब उसमें कैविटी होगा, जब पहाड़ सड़ने लगेगा और छोटे छोटे जब छेद हो जाएंगे, जब उसमें पानी जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पहाड़ टूटने लगेंगे। मतलब बहुत छोटे छोटे मात्रा में, ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं, इतने छोटे टुकड़े होते हैं, वो बार बार गिरते रहते हैं, तो उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। तो कैसे कैसे होता है, पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। ये था केमिकल वाला, यानी कि एयर और वाटर के कुछ रिएक्शन के कारण उसमें कैविटीज़ हो जाते हैं, सिंक होल हो जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ क्या होता है, टूटने लगता है। तो वही कह रहा है उसमें कुछ सॉल्युबल मिनरल्स भी हो जाते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं पत्थरों में, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्थर थोड़ा टूटने लगता है। तो ये था केमिकल वेदरिंग, यानी कि केमिकल की वजह से, ठीक है।
सिंबल्स आपको लिखना है कि द केमिकल रिएक्शन प्लेस इन, इसे लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन अकर इन द रॉक्स इट्स कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। मतलब केमिकल रिएक्शन के कारण क्या हो, वेदरिंग हो, यानी कि पहाड़ टूटे, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। अब आते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है? तो बायोलॉजिकल वेदरिंग एनिमल और प्लांट्स की वजह से होता है। यहाँ पे लिखा भी है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग अप रॉक्स, यानी कि पहाड़ को तोड़ने के लिए एनिमल और प्लांट से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद मिलती है। उस पहाड़ जो टूटता है ना, तो एनिमल और प्लांट्स की वजह से भी टूट सकता है। कैसे टूट सकता है, देखिए पहले देखते हैं प्लांट। जो प्लांट होता है कभी कभार इंसानों की वजह से या जानवरों की वजह से, कोई जो कौवा वगैरह रहते हैं, पक्षी वगैरह जो रहती हैं, उड़ते उड़ते क्या करती है, दाने ला के पहाड़ पे खाती रहती हैं, तो कुछ दाने को छोड़ देती हैं वहीं पहाड़ों पे, या हवाओं के जरिए वहाँ तक पहुँच जाता है, या पानी के जरिए वहाँ तक पहुँच जाता है जो सीड रहता है। फिर सीड क्या होता है, उस पहाड़ों में जमने लगता है, यानी कि ग्रो करने लगता है। तो जब ग्रो करेगा तो उसका जो रूट होगा, यानी कि जो जड़ होगा, वो पहाड़ों को क्या करेगा, पहाड़ों के अंदर जाएगा। तो पहाड़ को अंदर जाने के लिए पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो तोड़ता रहता है पहाड़ों को, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग होता है। तो इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहेंगे प्लांट का, ठीक है। कब उसके बावजूद प्लांट क्या करता है, वो उसे टूटेगा ही, यानी कि जब उसका रूट बड़ा होगा तो क्या करेगा, उस पहाड़ को टूटेगा ही। तो वही कह रहा है रूट कॉज क्रैक इन द रॉक्स, यानी कि जो उसके रूट्स होंगे प्लांट के, उस पत्थर में क्या करेंगे, दरारें डाल देंगे, जिसके छोटे छोटे टुकड़े गिरते रहेंगे। इसके बावजूद भी जो रूट होता है, यानी कि जो प्लांट का रूट होता है, वो एसिडिक जूस प्रोड्यूस करता है उस पत्थर में। जो प्लांट होते हैं ना, वो जीवित प्राणी, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो क्या करते हैं, जब उसको जगह नहीं मिलती है पहाड़ों में, तो क्या करते हैं, एसिडिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पहाड़ रहता है वो गलने लगता है। भाई एसिड है, किसी के ऊपर भी एसिड डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। किसी तरह के प्लांट भी क्या करते हैं, एसिड छोड़ते हैं उस पहाड़ों में, जिसकी वजह से पहाड़ टूटने लगता है। ये था प्लांट का। अब एनिमल का देखते हैं। कह रहा कुछ एनिमल्स होते हैं जो उसमें उसके अंदर अपने जगह बनाते हैं, घर बनाते हैं। जैसे कि कुछ रैबिट्स हो गए, या रैट्स हो गए, चूहे वगैरह हो गए, खरगोश हो गए, सांप हो गए, क्या करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं ना। पहाड़ में रहने के लिए उनको घर बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से पहाड़ क्या होता है, टूट जाता है। भाई जो कोई भी जब उसमें पहाड़ों में छेद करेगा घर के लिए, तो टूटेगा ही। तो ये था कुछ एनिमल्स के। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन भी क्या करते हैं, पहाड़ को तोड़ते हैं किसी काम के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर थे, यानी कि बायोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से वेदरिंग होता है, यानी कि पहाड़ टूटता है। पहला था प्लांट, फिर एनिमल्स में रैट हो गए, चूहे हो गए और सांप हो गए, फिर इंसानों में भी क्या करते हैं, पहाड़ तोड़ते हैं। तो ये था हमारा वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इरोजन। इरोजन यानी कि मिट्टी का बहना। कह रहा तो वही मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लाना था। तो वही जब पत्थर जो टूट के जब भाई इतने छोटे छोटे पत्थर में टूट रहा है, यानी कि इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, जब टूट के गिरेगा तो वो और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉइल के फॉर्म में। तो वही कह रहा है, जब उस वेदर को, यानी कि उस मिट्टी को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, उसी को हम इरोजन बोलते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मिट्टी को, उसको सॉइल इरोजन बोलेंगे या वेदर इरोजन बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से इरोजन होता है। तो वही कह रहा है, द एक्ट ऑफ कैरिंग अवे द वेदर पार्टिकल्स, यानी कि जो पहाड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे यानी कि मिलीमीटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। तो इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये कौन कौन करते हैं सॉइल इरोजन, मतलब कौन कौन एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं इन पत्थरों को, इन छोटे छोटे सॉइल को। नदियाँ जो होती हैं वो बहा के लाती हैं। जैसे उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं, जब वो टूट के गिरते होंगे तो गंगा नदी में गिर जाते होंगे, तो उन जो नदी है वो बाहर के उत्तर प्रदेश बिहार तक लाती होगी, ठीक है। रेन वाटर, जब बारिश होता है तो उसमें भी पानी क्या होता है, उन वेदर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, भाग ले चले आते हैं। ग्लेशियर यही काम करते हैं, वेव होती हैं वही काम करती हैं। हवाएं जो होती है उनसे, जिससे जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल नहीं उड़ जाता है, तो अभी धूल क्या होता है, एक तरह से पार्टिकल होते हैं वेदर, यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही मिलीमीटर पे। तो ये लोग क्या करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक लाते हैं। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है, नदियों के द्वारा, बारिश के द्वारा, ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा, हवाओं के द्वारा। तो ये होता है सॉइल इरोजन। कह रहा है जो ये इरोजन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को मिट्टी को ले जाया जाता है, ये कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कहीं बहुत तेज होता है, यानी कि कम होता है, यानी कि स्लो प्रोसेस होता है। तो वही कह रहा है कि हर जगह एक की तरह नहीं होता है, कई बार क्या होता है, बहुत ही स्लो ये जब होता है इरोजन, और कई जगह क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, प्रोमिनेंट यानी कि तेज। जैसे जो इरोजन होता है कभी कभार बहुत तेज होता है, यानी कि कई सारी मिट्टी हाई मात्रा में बह जाती है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत ही कम मात्रा में बहती हैं। तो ये भी कुछ इसके रीजन होते हैं जिस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि रेनफॉल एट अ प्लेस, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है किसी एक जगह पे, तो मतलब मैक्सिमम मिट्टी क्या होती है, बह जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो मिट्टी क्या होती है, बह जाएगी। आपके गांव में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो खेतों का पानी देखते होंगे बराबर हो जाता है। जब खेत में जाते होंगे घूमने बाहर, ठीक है, सिवान में, तो देखते होंगे कि जो गांव का पानी रहता है वो सारा बराबर हो जाता है। तो क्या होता है, मिट्टी एक खेत में दूसरे खेत में चली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जा रही है ना। तो वही कहता है कि रेनफॉल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, टेम्परेचर की वजह से भी जा सकती है, ठीक है। स्लोप ऑफ लैंड, यानी कि अगर ढलान हुआ है ऐसे, जैसे मिट्टी है ना, इस तरह से अगर ढलान हो गया, ऐसे ढलान हो गया, तो यहाँ की मिट्टी सड़क के यहाँ पर आ जाएगी,
काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि इसकी वजह से भी क्या होता है, काफ़ी मात्रा में सॉइल इरोजन हो जाता है। टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि अगर सॉइल की भी टाइप होती है, यानी कि हल्का सॉइल आया तभी उड़ जाएगा हवा से, भारी सॉइल आया तो नहीं बहेगा। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन कवर एंड, यानी कि अगर ज़्यादा पौधे हैं, यानी कि उस जिस मतलब मान लीजिए मिट्टी है और यहाँ पे ज़्यादा क्या है पौधे हैं, तो पौधे क्या करेंगे, इस मिट्टी को संभाल के पकड़े रहेंगे, जिसकी वजह से कम इरोजन होगा। और यही पौधे हटा दिए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इरोजन होगा। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके। ठीक है। चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न, यानी कि कभी कभार क्या होता है, लैंड को चेंज करना पड़ता है, उसके वजह से भी इरोजन होता है। ठीक है। इसमें नहीं होता है, गांव में लोग मिट्टी ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब मिट्टी गिराते हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है, मिट्टी मतलब हटती है, तो उसी को भी इरोजन बोल सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इरोजन होता है। एक मस्त पॉइंट दिया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि ये हमेशा होता रहता है, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, मतलब कि करोड़ों सालों तक ऐसे चलता रहता है, मिलियंस एंड मिलियन साल तक ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार जो पहाड़ रहते हैं, यानी कि जो माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, वो हिल्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं किसी और फॉर्म में। भाई जाहिर सी बात है, जब पहाड़ हमेशा टूटता रहेगा तो उसके भाई कितना टूटेगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा, मतलब करोड़ों साल ऐसा बाद आएगा कि वो पहाड़ वहाँ से गायब हो जाएगा। तो ऐसा ही एक पहाड़ था, कह रहा है जो ग्रेट हिमालयस हमारा इस समय में जो पहाड़ है, माउंटेन एवरेस्ट है, उसके पहले वहाँ पर कुछ और था। क्या था, एक समुद्र था जिसका नाम था तिथीज। जैसे जो हमारा ये भारत है ना, भारत है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ये वाले पार्ट पे क्या है, ये सारा पार्ट क्या है, पहाड़ है ना, इसी को हिमालय कहते हैं। इस पहाड़ के जगह पे पहले क्या था, एक सागर था, यानी कि एक नदी, सॉरी एक समुद्र था जिसका नाम तिथि था। तो हो सकता है एमसीक्यू में आया आपके कि तिथि जो है क्या था, एक तरह के सी था, यानी कि समुद्र था जो कि हिमालय की जगह पे पहले था। उसकी वजह से क्या सॉइल इरोजन होता गया और मिट्टी क्या हुई, ढकती गई और वहाँ के पहाड़ बन गए। अब आते हैं मास मूवमेंट, तीसरा टॉपिक हमारा कि मास मूवमेंट क्या होता है, यानी कि देखते हैं। तो मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस पे, यानी कि अर्थ के द्वारा एक किया जाता है, ग्रेविटी के द्वारा। जो गुरुत्वाकर्षण है, जिससे होता है ना, कोई भी ग्रेविटी, आप ग्रेविटी जानते हैं ना, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर पृथ्वी का ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हम स्पेस में फेंक दिए जाएंगे। भाई पेन ऐसे गिराते हैं तो नीचे की तरफ जाता है ना, ये किसका काम है, ग्रेविटी का काम है। अब ग्रेविटी नहीं रहता है तो ये पेन फेंकने पे नीचे नहीं जाता, ऐसे ही तैरते रहता है। तो चंद्रमा पे ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है। चंद्रमा पे आप लोग कभी जाएंगे फ्यूचर में, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कुछ घूमने लायक बन जाए, तरफ चंद्रमा पे इलॉन मस्क बना दे, ठीक है। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो ऐसे जब पेन फेंकेंगे नीचे तो इस तरीके से गिरेगा नहीं, वो ऐसे ही तैरता रहेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, ग्रेविटी के कारण ये सब मास मूवमेंट होता है। मास मूवमेंट आल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, दे आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के कारण भी होता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। तो ये कह रहा है पुल्स ऑल मटेरियल डाउनवर्ड, यानी कि जितने भी जो ग्रेविटी है कहाँ पर है, कोर में है, यानी कि पृथ्वी के अंदर है, तो सारी मिट्टी अपनी अंदर की तरफ खींचती है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मास मूवमेंट हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी जो है अंदर चली जाती है पृथ्वी के। तो किन किन जगहों पर होता है देखते हैं। ज़्यादातर माउंटेन जगह पर होता है, यानी कि जहाँ पहाड़ वगैरह रहते हैं ना, वहीं पे ज़्यादा होता है मास मूवमेंट। जैसे कि उत्तराखंड में पहाड़ ज़्यादा हैं, ठीक है, वहाँ पे मास मूवमेंट होगा। जम्मू एंड कश्मीर में वेयर लूज रॉक मार्क्स स्लाइड डाउन द स्लोप कॉजिंग इन्वायरमेंट हजार्ड, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी अलाइक। कहने का मतलब जब मास मूवमेंट होता है, जितने भी पहाड़ हैं, कभी कभार क्या होता है अचानक से ढह जाते हैं बड़े बड़े टुकड़े। अभी मैंने देखा वेदरिंग, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, ठीक है। मास मूवमेंट यानी कि बड़े बड़े पहाड़ टूट के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी केदारनाथ में जो पहाड़ टूटे था वो यही था, मास मूवमेंट ही था। क्या हुआ था, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पानी आई था और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ के क्या हो रहे थे, टूट के गिर रहे थे। इन नीचे जो नीचे लोग थे उनको जाने चली गई। तो वही कह रहा है कि काफ़ी हजार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इंसानों की मौत भी हो जाती है इसकी वजह से, मास मूवमेंट की वजह से। तो अभी हमने पढ़ा वेदरिंग, यानी कि छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट, यानी कि बड़े बड़े पत्थर जब गिर रहे हैं तो क्या होता है। क्या होता है भाई, जाने जाती हैं, जैसे कि केदारनाथ में होता है। और कहाँ पे होता है ज़्यादातर, जहाँ पर पहाड़ रहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, यानी कि ज़मीन का खलन होना है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि ज़मीन अचानक से धंस जाती है, ठीक है, नहीं आ जाता है। कभी कभार देखते हैं मूवी में या कहीं भी आप लोग देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि ऐसे ज़मीन रहती है, बीच में ऐसा दरार आता है। ऐसे मान लो ज़मीन है, ठीक है, ऐसे ज़मीन हम लोग चल रहे हैं और बीच में क्या आता है, ऐसे दरार आता है, तो बीच में गड्ढा बन जाता है, तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी किस वजह से होता है, पृथ्वी के ग्रेविटी की वजह से होता है, या डिपेंडिंग अपना साइज ऑफ रॉक। कभी कभार क्या होता है कि पानी की वजह से जहाँ दलदल रहता है वहाँ पर ही लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन का अचानक से गड्ढा हो जाना, जैसे यहाँ पर दिया फिगर, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कभी कभार ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो किन जगहों पे होता है, जहाँ पर नमी रहती है, यानी कि दलदल जो रहता है। कभी कभार इसलिए कहते हैं दलदल में नहीं जाना चाहिए। दलदल क्या रहता है, कभी कभी धंस जाता है नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटी उसको तक खींच लेती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो वहाँ भी
लैंडस्लाइड हो जाता है, यानी कि ज़मीन धंस जाता है, उसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो लैंडस्लाइड आपका बस एक नंबर में आएगा कि व्हाट इज़ लैंडस्लाइड, तो सिंपल सा लिख देंगे कि जब ज़मीन अचानक से धंस जाती है ग्रेविटी के कारण या किसी के कारण, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। फिर कह रहा है व्हेन वाटर सेटल्ड रॉक डिब्रीज मूव डाउन द चैनल ऑन द स्टीप ऑफ हिल इज कॉल्ड मड फ्लो, यानी कि कभी कभार क्या होता है ऊपर से देखते होंगे जब पहाड़ पर से छोटे छोटे डेब्रीज गिरते, डेब्रीज यानी कि छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े गिरते हैं, छोटे छोटे यानी कि लगभग 10 मीटर के, 15 मीटर के या 5 मीटर के, 15 मीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 मीटर, तो 5 मीटर के जब टुकड़े गिरते हैं पहाड़ों पर से तो उसको मड फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो। ठीक है, लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन का खलन होना, यानी कि ज़मीन अचानक से धंस जाता है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। अर्थ फ्लो यानी कि वही जहाँ पर दलदल रहता है वो मिट्टी जब धंस जाती है तो उसको अर्थ फ्लो बोलते हैं। मड फ्लो यानी कि जब ऊपर से पहाड़ों से छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं तो मड फ्लो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एजेंट ऑफ ड्यूनेशन और चेंजिंग फेस टू द लैंड, यानी कि जो ज़मीन चेंज होते हैं एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ। जैसे क्या होता है जितने भी हमारे कंट्री है ना, पहले एक में था। ठीक है, यानी कि जितने भी अमेरिका, यूएसए, चाइना, इंडिया जो था, अभी अलग अलग है, बीच में समुद्र आ गए हैं, लेकिन समुद्र पहले नहीं था, बीच में सारी मिट्टी क्या था, ज़मीन ऐसे जुड़ा हुआ था, फिर बाद बीच में ऐसे ऐसे सब ज़मीन अलग हो गया, फिर कहते हैं करोड़ों साल बाद ये फिर से ज़मीन क्या हो गया, ऐसे ऐसे मिल के आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी। तो वही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। तो यहाँ पर 3 फिगर दिए हैं जो अभी हमने पढ़ा कि किसकी वजह से। जैसे पहला दिया कि जब पानी घुस जाता है पत्थरों के अंदर तो इस तरीके से क्रैक पड़ जाते हैं, तो इस क्रैक क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर टूट के गिराने लगते हैं। तो ये तो पहला था हमारा पानी वाला, देखो इस तरह से फिगर दिया है यहाँ पे। दूसरा फ्रीज वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब बर्फ़ आपस में फ्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में जब वो कूल होता है यानी कि ठंडा होता है तो इस तरीके से ये भी क्या होता है, फट जाता है बीच के अंदर, तो इस तरीके से पहाड़ टूटने लगते हैं। तीसरा आता है हमारा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, टूट के ये गिरने लगते हैं। तो ये 3 फिगर दिए हैं वाटर एज अ एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कि एक टेम्परेचर यानी वजह से, ठीक है, एक फ्रीज की वजह से और एक पानी की वजह से, तीनों क्या होता है, टूट के गिरने लगता है। नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंट एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन आर द फॉलोइंग, कह रहा है अलग और भी तरीके हैं जिसके वजह से ये पहाड़ क्या होते हैं, टूट के गिरने लगते हैं। जैसे कि रिवर, आइस ऑफ ग्लेशियर, विंड, रेन वाटर, सी वेव्स। पर सबसे पहले देखते हैं रिवर। रिवर क्या कह रहा है, On their normal course from the mountain to the sea, the river transport huge quantity of broken rocks to the lowland. They also erode land into gorges and valley. कहने का मतलब ये है कि जो नदी होती है हमेशा ऊपर से बहती है, ऊपर से यानी कि पहाड़ों पर से बहती है नदी, वहीं तो बहती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, वहीं पे पहाड़ क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, तो वही बर्फ़ जब पिघलता रहता है नदी के फॉर्म ले लेता है। जैसे कि उत्तराखंड में जो गंगा नदी है वो कहाँ से आता है, गंगोत्री से आता है। गंगोत्री क्या है, एक ग्लेशियर है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है जो नदी ऊपर से ऐसे बहते हुए आती है, जैसे मान ले ये नदी है, ठीक है, ऐसे पहाड़ है, ठीक है, दिख रहा है ना, तो यहाँ से जो नदी है पहाड़ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पहाड़ यहाँ से जब पहाड़ पिघलता है तो यहाँ से नदी ऐसे बहते हुए आती है। जब बहते हुए आती है पूरा, तो जितने भी यहाँ पर पहाड़ टूटे हुए रहते हैं वो क्या होता है, अपने साथ लेते आती है। इस तरीके से रिवर का एक रीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी कि मिट्टी क्या होता है, बहता चला आता है। दूसरा कारण है रेन वाटर, यानी कि बारिश का पानी। जब बारिश का पानी पहाड़ों में घुस जाता है तो क्या कर देता है, एक तरह से केव बना देता है, यानी कि गुफा बना देता है, जिससे जब छोटे छोटे पहाड़ों में घुसता है तो उसमें टूट के धीरे धीरे निकल जाते हैं कि नीचे गिर जाते हैं पहाड़ छोटे छोटे टुकड़ों में। वही जब बहुत बड़ा पहाड़ रहता है तो जब उसमें पानी जाता है उसके पोर्स में यानी कि छेदों में, तो क्या करता है, पहाड़ धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए चला जाता है और एक तरह से क्या बनाता है, होल बना देता है या ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से एक वेल कुआं बन जाता है, जिसकी वजह से गाँव के लोग वहाँ के पानी पीने लायक हो जाता है। देखो जो कोई पानी जब पहाड़ से होते हुए अंदर जाएगा यानी कि ज़मीन के अंदर जाएगा तो पानी बहुत ज़्यादा प्योरीफाई हो जाता है, क्योंकि वो पहाड़ से होते हुए जाएंगे, पहाड़ खुद ही इतना ज़्यादा मजबूत होता है तो उसके अंदर से पानी जा रहा है। सोचो ऐसा पहाड़ है जो बहुत ज़्यादा कठोर है यानी कि हार्ड है, उसके अंदर से पानी जा रहा है तो पहाड़ तो टूटेगा ही, साथ में पानी क्या होगा, प्योरीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ के पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से रेन वाटर भी रीजन है जिसकी वजह से वेदरिंग होता है यानी कि पहाड़ टूटता है। नेक्स्ट आता है आइस और ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी कि जहाँ से पानी बनता है, यानी कि जहाँ से बहना स्टार्ट होता है, इस तरह से पहाड़ होता है। ये भी कह रहा जो ग्लेशियर होते हैं ये भी एक तरह से बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। ये कह रहा द मूव मास ऑफ आइस ऑन द माउंटेन नोन एज ग्लेशियर, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं जहाँ से पानी बनना स्टार्ट होता है तो उसको ग्लेशियर बोलते हैं, यानी कि पूरी तरह से बर्फ से ढका होगा ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी कि बर्फ का एक तरह का पहाड़, ठीक है, बर्फ का पहाड़ होता है सफ़ेद कलर का, जिसी को ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब ये पहाड़ पिघलते हैं यानी कि मेल्ट होते हैं, ठीक है, तो एक तरह से नदी का वो फॉर्म लेते हैं। भाई पहाड़ छोटे छोटे होते नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें जो पानी पिघलता है, ठीक है, पहले बर्फ़ था, फिर बर्फ़ जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो एक नदी का फॉर्म ले लेता है। तो वही नदी क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को बहा कर ले आता है और एक नदी का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से ग्लेशियर से भी क्या होता है, एक तरह का पानी आता है पीने लायक, और वो पानी क्या होता है, अपने साथ कई सारे मिनरल्स को भी ले आते हैं, जिसको हम वेदरिंग मतलब एक तरह का पहाड़ के जो टुकड़े होते हैं अपने साथ लेते आते हैं।
तो ये हम ग्लेशियर और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप लिखा है कि इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट द एक्शन ऑफ रिवर, यानी कि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से ग्लेशियर के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा, ग्लेशियर जो होता है बर्फ़ का एक पहाड़ होता है जहाँ से पानी पिघल के एक नदी का फॉर्म लेती है। बस आप लोग इतना बस यहाँ पर जानिए। नेक्स्ट आता है हमारा सी वेव, यानी कि जो समुद्र की वेव होती हैं, जो समुद्र किनारे आप लोग कभी गए होंगे तो देखते होंगे वेव आती हैं, ठीक है, बारी बारी, या पिक्चरों में या गानों में देखा होगा कि समुद्र किनारे लोग होते हैं उनके सामने क्या आती है, वेव आती रहती हैं बार बार। तो इसको देखते हैं। कह रहा है जब सी वेव आती हैं, यानी कि समुद्र किनारे जो वेव आती हैं उसके वजह से इरोजन तो होता है, यानी कि जो मिट्टी रहती है अपने साथ वापस बहा के ले आती है। जैसे यहाँ पर मान लो इधर से वेव आ रही है, ठीक है, इधर से वेव आती है, जो यहाँ की मिट्टी होती है यहाँ तक आती है, फिर अपने साथ बहा कर ले जाती है। लेकिन जब आती है तो कुछ दे भी जाती हैं, यानी कि कुछ मिनरल्स वगैरह दे जाती है। तो ये जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं, कभी कभार वो लोग क्या पा जाते हैं, कभी कभार मोती वगैरह पा जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है। तो वही समुद्र, वही यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र अपने साथ मिट्टी तो बाहर के ले जाती है लेकिन कुछ दे भी जाती है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, देखो सी वेव कॉज इरोजन ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट यानी कि समुद्र किनारा रहता है वहाँ से मिट्टी को क्या करते हैं, अपने साथ लेते जाते हैं, लेकिन वो डिपॉजिट भी कर देते हैं कुछ मटेरियल को, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था सी वेव। आते हैं हवा, हवाओं की वजह से भी वेदरिंग होता है। तो जो विंड रहता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिट्टी का बहाव होता है, रेगिस्तान एरिया में, यानी कि जहाँ पर पूरी तरह से धूल ही धूल होता है। तो ये यहाँ पर कह रहा है जैसे कि डिज़र्ट है राजस्थान में, और अफ्रीका में एक डिज़र्ट है सहारा नाम से। जो डिज़र्ट है इससे बड़ा सहारा है, यानी कि सहारा बहुत बड़ा रेगिस्तान है, उससे छोटा कौन है, डिज़र्ट, यानी कि जो हमारे भारत में है। कह रहा है जब यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी क्या होता है, इधर से दूसरी जगह चल जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब काफ़ी आसानी से, जो मिट्टी बस रहता है, पानी वगैरह तो रहता नहीं है, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिट्टी होता है, इधर से उधर चला जाता है। तो एक तरह से हवाएँ भी रीज़न होता है वेदरिंग का। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग द लैंड सर्फेस, यानी कि इंसानों की वजह से भी क्या होता है, लैंड सर्फेस चेंज होता है। यानी कि जो पहाड़ रहते हैं कभी कभार क्या करते हैं, जो चाइना के लोग होते हैं, लोग पहाड़ों में एक तरह का एथी बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, टनल बना रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेन आर पार जा सके, ठीक है। तो वही कह रहा है इंसान भी काफ़ी ज़्यादा ये काम करते हैं, जिसकी वजह से लैंड सर्फेस चेंज हो जाता है, यानी कि पृथ्वी का आकार क्या होते हैं, पृथ्वी जो ज़मीन रहते हैं तो ज़मीनों के आकार चेंज हो जाता है, यानी कि शेप बदल जाते हैं। तो जो पहला लैंड सरफेस का रीजन रहता है इंसानों के द्वारा, वो लोग क्या करते हैं, बहुत इंसान कहते हैं ना, इंसान बहुत लालची होते हैं, उनके पास जितना होगा उतना ही कमी होगा, मतलब उनके पास जितना ज़्यादा होगा उनके पास उतनी कमी महसूस होगी। तो वही कह रहा है कि इंसान भी काफ़ी ज़्यादा चेंज में बदलाव ले से पहला पॉइंट कह रहा है, आप लोग समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि क्या होता है, इंसान पेड़ काटते जाते हैं बहुत ही बुरी तरह से, बाई कटिंग द ट्री इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से पेड़ काटते जाते हैं लोग। ही टर्न्स द लैंड इनटू वेस्ट, यानी कि जो जंगल रहता है उस जंगल को काट के एक तरह से वेस्ट लैंड, यानी कि एक तरह का ज़मीन बना देते हैं, खेत बना देते हैं, और वहाँ पर बिल्डिंगें बना देते हैं लोग, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है, नो रेंस और नो रेंस। कह रहा है कि अगर यदि वहाँ कोई पेड़ नहीं होगा, इफ़ देयर आर नो ट्रीज देन देयर आर नो रेंस, यानी कि जब यहाँ पर जंगल था, ठीक है, उसको लोग काट के क्या बना दिए, एक तरह से बिल्डिंग बना दिए। तो वहाँ पर जब पेड़ ही नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगा, अगर बारिश नहीं होगा तो ज़मीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन फर्टाइल नहीं रहती है। फर्टाइल नहीं रहेगी तो क्या होगा, खेती लोग नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो अन्य मतलब कि जो वीट वगैरह होगा, जो कि जो अनाज होगा वो नहीं प्रोड्यूस होगा, अनाज नहीं प्रोड्यूस होगा तो इंसान मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे, ये सब नहीं सोचेंगे, बस वो जंगल आग बन के काट देंगे। अब क्या उससे रिजल्ट आएगा ये नहीं सोचते हैं। तो वही कह रहा है कि मैन चेंजिंग इन लैंड सरफेस। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इस इनडिस्क्रिमिनेट बिल्डिंग एक्टिविटीज नॉट ओनली सो द लैंड दे आल्सो रेंडर द सराउंडिंग लैंड डिग्रेड, यानी कह रहा है कि जो बिल्डिंग वो लोग बनाते हैं, ये नहीं करते हैं कि जो बंजर है उसको वहाँ पे ज़मीन बनाए, वहाँ पे बिल्डिंग बनाए, नहीं, जहाँ पे जंगल रहता है वहाँ पे भी बिल्डिंग बनाते हैं, और जहाँ पे बंजर रहता है वहाँ पे भी ज़मीन बनाते हैं, जिसकी वजह से एरिया बचता ही नहीं है रहने के लिए जानवरों को या पेड़ों को, ठीक है। द डर्टी एंड पॉइजनस इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह रहती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस केमिकल रिलीज़ करती हैं एयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर में एक तरह से केमिकल प्रोड्यूस हो जाता है जो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये भी क्या है, इंसान ही कर रहे हैं, फैक्ट्रीज तो भाई जानवर लगाएंगे नहीं, ठीक है, या नेचुरल फैक्ट्रीज बैठाएंगे नहीं, इंसानी फैक्ट्रीज को लगाते हैं, और जिसकी वजह से फैक्ट्रीज से क्या होता है, बहुत सारा खतरनाक गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जो कि इन्वायरमेंट में मिल के इन्वायरमेंट को ख़राब कर देती हैं, और पूरी तरह से वातावरण गंद हो जाती है, गंद यानी कि बेकार हो जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट कह रहा है, नॉट ओनली दिस, ठीक है, द डंपिंग ऑफ सिटी वेस्ट ऑन द लैंड कम्युनिटी लीड्स टू द डिग्रेडेशन, यानी कि जो हम लोग कचरा फैलाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में। जो प्लास्टिक यूज़ होने के बाद जो वेस्ट हो जाता है वो क्या होता है, लोग ज़मीन में दफना देते हैं, यानी ज़मीन में डंप कर देते हैं, यानी कि गाड़ देते हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का ज़मीन पूरी तरह से इनफर्टाइल हो जाता है, यानी कि
डिग्रेड हो जाता है, यानी कि वहाँ का जो ज़मीन रहता है वो उपजाऊ नहीं रहता है, वो पूरी तरह से ख़राब हो गया रहता है। इसी तरह से जब हम करेंगे सालों साल यानी कि लाखों सालों बाद ऐसे करते रहें तो कोई भी ज़मीन नहीं बचेगा खेती करने के लिए, और खेती होगी ही नहीं तो खाएंगे क्या? बताइए। इसी वजह से कह रहा है कि इंसान भी काफ़ी ज़्यादा ये काम करते हैं लैंड सरफेस को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्क ऑफ द रिवर एज अ एजेंट एंड ओरिजिन एंड डिपोजिशन। मतलब कह रहा है जो नदी बहती है, कोई भी नदी होगा, जैसे मान लेते हैं गंगा को लेते हैं, सबसे बड़ी नदी यही है भारत में गंगा। कह रहा है जो गंगा बहती है ना, इसके 3 स्टेजेस होते हैं, यानी कि 3 इसके कह सकते हैं कि फिगर होता है। 3 स्टेजेस मतलब समझते हैं ना कि 3 इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है अपर कोर्स ऑफ द माउंटेन, यानी कि जहाँ से वो शुरू होता है, ठीक है, वही लिखा है 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस इन विच नोन एज द अपर कोर्स ऑफ द माउंटेन, कि जहाँ से वो शुरू होता है, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आता है द मिडिल कोर्स ऑफ द प्लेन स्टेज, यानी कि जहाँ से वो बहता है, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार, इसका क्या हो गया, प्लेन स्टेज हो गया। उत्तराखंड से चला वो, उसका माउंटेन एवरेस्ट, यानी कि अपर कोर्स है वो उत्तराखंड, ठीक है। इसका मिडिल कोर्स क्या है, जहाँ पर वो बहता है यूपी और बिहार, ठीक है। फिर आता है तीसरा कोर्स, यानी कि जहाँ पर वो गिरता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, जिसे कि लेटा स्टेज, तो लोअर कोर्स है। जिसे हम लोग का होता है ना, 3 कोर्स हम लोग का भी होता है। पहला आता है हेड, जहाँ से हम लोग देखते हैं। दूसरा आता है या जो खाना खाते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा पेट, जहाँ पर वो खाना रहता है और पचता है। तीसरा आता है हमारा फुट, जहाँ से खाना निकलता है और वेस्ट प्रोडक्ट खत्म होता है। इस तरीके से 3 कोर्स होते हैं नदी के भी, ठीक है। तो ये तीनों हमको पढ़ना है। पहला आता है द अपर कोर्स ऑफ द माउंटेन, जहाँ से वो शुरू होता है नदी। ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, ये जरूर याद रखिएगा। ये पूछेगा 1 या 2 दो नंबर में पूछेगा कि जो वर्क ऑफ रिवर होता है एनेजेंट में, इसके क्या 3 स्टेजेस होते हैं। तो अपर कोर्स को माउंटेन स्टेज कहते हैं, मिडिल कोर्स को प्लेन स्टेज कहते हैं, और लोअर कोर्स को डेल्टा स्टेज कहते हैं। बस इतना आएगा, इसका डिटेल में नहीं आएगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, अपर कोर्स का मतलब है जहाँ से वो नदी बहती है। जैसे ये मान लेते हैं हमारा पहाड़, ठीक है, तो यहाँ से अगर नदी बह रही है तो क्या होगा, नदी पहाड़ ऐसे रहेगा, ऊंचे की तरफ रहेगा, तो ऊंचा से पानी काफ़ी आसानी से नीचे की तरफ बह जाती है। अगर पानी ऐसे रहता मतलब पहाड़ यहाँ रहता और पानी इधर जाना रहता तो ऊपर जाने में दिक्कत होता, इसलिए पानी काफ़ी आसानी से नीचे की तरफ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो पहाड़ रहता है वो क्या रहता है, स्लोप रहता है, यानी कि ढलान रहता है, जिसकी वजह से पानी काफ़ी आसानी से आ जाती है। जैसे पेन है, यहाँ पर पहाड़ है, काफ़ी आसानी से नदी का पानी नीचे की तरफ आ जाता है, और नीचे की तरफ बहते हुए यहाँ मान लेते उत्तर प्रदेश और बिहार है, ऐसे बहते 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 समुद्र में गिर जाता है, यानी कि डेल्टा में गिर जाता है। तो वही यहाँ पर पूरा समझाया गया इसी चीज़ को। तो उसको क्या कहते हैं, अपर कोर्स ऑफ माउंटेन स्टेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं अपना सेकेंड वाला, मिडिल कोर्स ऑफ द प्लेन स्टेज। देखो यहाँ पर मैं फिगर है, यहाँ पर अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा पहाड़, ठीक है, यानी कि आपका पहाड़ मान लेते हैं कि आपका एक पहाड़ है, ठीक है, आप इसको खरीद लिए हैं। तो यहाँ का जो पहाड़ है, यानी कि जहाँ से वो पानी, जहाँ पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर यानी क्या होता है, जहाँ पर पानी बनना स्टार्ट होता है वहाँ से वो बहेगा। फिर कहाँ, ये इसको बोलेंगे अपर कोस्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाला। और जो मिडिल कोस्ट यानी कि जहाँ पर वो बहना शुरू हो रहा है, मतलब कि बीच वाला पार्ट, जहाँ से यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से बहता है ना, तो ये मिडिल कोर्स हो गया, ठीक है। तो ये तीनों होता है हमारा अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, ठीक है। अपर कोर्स का है जहाँ से पानी बना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मिडिल कोर्स का है जहाँ पर पानी फ्लैट में आता है, यानी कि बीच वाले रास्ता में आ जाता है, ठीक है। तो ये बोला है द रिवर, मिडिल कोर्स में लिखा है फुलर एंड फ्लो मोर स्मूथली, काफ़ी आसानी से बहता है। ऑफ वेन थ्रू अ वैली इट विंड्स अमंग द कटिंग वे अमंग द बैंक्स आउटसाइड द बेंड, यानी कि काफ़ी आसानी से घूम कर चला जाता है, ठीक है। लोअर कोर्स जहाँ पर पानी क्या रहता है, कहाँ समुद्र में गिर जाता है, यानी कि डेल्टा जो हमारा रहता है। तो वही लिखा है द कोर्स ऑफ द रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स इन द माउंटेन टू द माउंट एट द सी। अगर आके लिखने के लिए भी कि अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स के आते आसानी से लिख सकते हैं, सिंपल सा लिखेंगे। देखिए, दोज पॉइंट या दोज कोर्स वेयर रिवर गेट स्टार्टेड, यानी जहाँ से शुरू हुआ है उसको क्या बोलेंगे, अपर कोर्स। और मिडिल कोर्स वेयर, मिडिल कोर्स इज द प्लेस वेयर वाटर मूव्स या फ्लो वेरी स्मूथली, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिडिल कोर्स। और लास्ट वाला क्या लिखेंगे, द प्लेस और भी जहाँ पर पानी क्या होता है, आसानी से गिर जाता है समुद्र में, ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम, लोअर कोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ माउंटेन ग्लेशियर एंड कंटिनेंट ग्लेशियर, यानी कि कंपेयर करने के लिए बोल रहा है माउंटेन ग्लेशियर को कंटिनेंट ग्लेशियर को। और ये होता क्या है पहले देखते हैं। तो हमारा पहला टाइप आता है माउंटेन ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर यानी कि पहाड़ों का बर्फ, यानी कि बर्फ का पहाड़ एक तरह से। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो मूव करते हैं ये टॉप से नीचे की, यानी कि टॉप मतलब ऊपर वाला पार्ट पहाड़ का, जो सभी देखा ना अपर कोर्स था, तो उसी को हम टॉप वाला पार्ट, यही कह रहा है कि ये मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है।
दे मूव स्लोली एज देयर मूवमेंट इज रेड बाय द वैली फ्लोर, यानी कि ये धीरे धीरे मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि सारा पानी एक ही बार गिर जाता है। वहाँ से पानी क्या होता है, पिघलता रहता है और धीरे धीरे पानी सर सर करके आता रहता है। जैसे आप नदियों का जब पानी की आवाज़ सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आता है। कभी भी आप जाइएगा घूमने उत्तराखंड में या देहरादून में, तो वहाँ पर देखिएगा पानी की जो आवाज़ रहती है इतनी मतलब सही तरीके से होता है कि एकदम धीरे धीरे पानी गिरता रहता है, आवाज़ आता रहता है। तो वही कह रहा है कि जो माउंटेन ग्लेशियर होते हैं, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है और स्लोली गिरता रहता है, ठीक है। दे मेल्ट अवे अलॉन्ग देयर एजेस एंड गिव द बर्थ, यानी कि वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और धीरे धीरे आते रहते हैं। जैसे कि गंगा यमुना है, ठीक है। गंगा कहाँ से गिरता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो ये दो ग्लेशियर है, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ हैं जहाँ से पानी यानी कि ये नदी बनता है। और किस शेप में होते हैं, वी शेप में और यू शेप में, यानी कि इस तरीके से ये नदी बहती है, ठीक है, वी शेप में और यू शेप में, ठीक है। तो ये है हमारा माउंटेन ग्लेशियर, यानी कि ये धीरे धीरे बहते हैं, ठीक है। और ये एक नदी का फॉर्म ले लेते हैं और ऊपर से ये नीचे की तरफ बहती हैं वैली की तरफ, और यू और वी शेप में ये होते हैं माउंटेन ग्लेशियर, यानी कि बर्फ़ के पहाड़, जैसे कि गंगा और यमुना, इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है, कह रहा जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होते हैं कंपेरेटिवली बिगर इन साइज एंड स्लोअर इन मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कह रहा जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है माउंटेन ग्लेशियर से बड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि माउंटेन ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि पहला हमने पढ़ा, या जहाँ से यमुना और गंगा निकलती है, ठीक है। और ये जो होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ये इससे दोगुने साइज के होते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है ग्लेशियर विच आर कंपेरेटिवली बिगर इन साइज। जो कॉन्टिनेंटल होंगे, नाम में ही कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है वैसे ही। तो कॉन्टिनेंटल यानी कि बहुत बड़े पहाड़, जिसका पानी क्या होता है काफ़ी बड़े मात्रा में, यानी कि उनका एरिया काफ़ी, जो नदी होगा वो काफ़ी चौड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा माउंटेन ग्लेशियर है, यहाँ की जो नदी बनती होगी इतना चौड़े होंगी, ठीक है। ये मान लेते हैं गंगा है, और जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का जो नदी होगा वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1000 ऑफ किलोमीटर तक, यानी कि इसको जो चौड़ाई होती है वो 1000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। मेन रीज़न यही है कि जो माउंटेन ग्लेशियर होता है वो छोटा होता है और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर काफ़ी बड़ा होता है। दोनों का प्रोसेस स्लो ही होता है, यानी कि वो भी धीरे धीरे गिरता है और ये भी धीरे धीरे गिरता रहता है। तो क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। बस क्या लिखेंगे, डिफरेंस आ गया। तो माउंटेन ग्लेशियर आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। इसमें लिखेंगे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू द माउंटेन ग्लेशियर, ठीक है। दोनों का पानी धीरे धीरे गिरता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यमुना और गंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। दे ऑक्युपाई लार्ज एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि काफ़ी बड़े पैमाने पे फैले रहते हैं। इनका एरिया जो रहता है इस नदी का, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का, वो काफ़ी बड़ा होता है। दे आर थिक आइस सीट कवरिंग द इंटायर लैंड सरफेस, यानी कि जो इनका जो पहाड़ रहता है बर्फ़ का, वो बहुत ही बड़ा रहता है, बहुत ही चौड़ा रहता है। दे जनरली अकर इन पोलर रीजन, कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ की तरफ, यानी कि पोलर रीजन की तरफ से। सबसे बड़ा ऊपर वाला पार्ट रहता है पृथ्वी का, जिसे मान लेते हैं पृथ्वी है, इस वाले पार्ट पे रहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, और हमारा जो माउंटेन ग्लेशियर यहाँ पर आता है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंस लिख देंगे। अब आते हैं मिट्टी पे, यानी कि सॉइल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और सॉइल होता क्या है। कह रहे जो सॉइल होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीवन के लिए। जीवन यानी कि अगर मिट्टी होगा नहीं तो भाई प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि फैक्ट्री क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट होता है और मिट्टी भी ज़्यादा इनफर्टाइल होता है। तो वही कह रहा है जो सॉइल, इसका इंपॉर्टेंस है। सॉइल इज द टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पहली बात कि सॉइल सबसे अर्थ के ऊपरी वाले को पार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो पृथ्वी है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पर हम लोग चलते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, वेस्ट वगैरह फेंकते हैं, वही हमारा मिट्टी है, ठीक है। उसका मेजर पार्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है फूड को, खाने को। अगर वो मिट्टी फर्टाइल रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को फर्टाइल रखो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, पेड़ को काटो नहीं। क्लॉथिंग इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मिट्टी रहेगी तभी क्या होगा, कॉटन वगैरह प्रोड्यूस कर पाएगा और हमारे कपड़े बन पाएंगे। हाउसिंग, मिट्टी रहेगी यानी कि ज़मीन रहेगा तभी घर बन पाएगा। सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर मिट्टी रहेगी यानी कि ज़मीन रहेगा तभी तो ह्यूमन्स जिंदा रह पाएंगे। भाई क्रॉप्स ही नहीं होगा, लिखा है ऑल आवर क्रॉप्स ग्रो इन द सॉइल। जितने भी हमारे क्रॉप्स होते हैं मिट्टी में जमते हैं, बड़े ही बड़े होते हैं। इस तरीके से जितने फसल होते हैं हमारे सॉइल में ग्रो करते हैं। जैसे कि ट्रीज हो गए, प्लांट हो गए, हमारे वीट राइस हो गए, दाल हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं। इसलिए मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इनफैक्ट ऑल मेन बर्ड्स एंड बीस्ट डिपेंड ऑन द देयर सॉइल फॉर देयर इसेंशियल नीड। कह रहा है जितने भी इंसान हैं, ठीक है, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, मिट्टी के प्रोडक्शन पे। यानी कि जितना ज़्यादा खेती होगा, जितना ज़्यादा अन्न प्रोड्यूस होगा, अनाज प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा ये लोग क्या करेंगे, फल फूल पाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मिट्टी भी दो तरह की होती है, कौन कौन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, तो पहला देखते हैं ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है। देखिए ऑर्गेनिक सॉइल किससे बनता है, सड़े हुए जानवरों के मांस से और सड़े हुए प्लांट से।
ठीक है। उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको खा खा के जब जो इंसान वगैरह जो मर जाते हैं या जानवर जब मर जाते हैं या प्लांट जब सड़ जाता है तो उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको खा खा के एक वेस्ट वे में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तरह का नमी देते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूट्रिएंट डाल देते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब कि एक तरह से उनका वेस्ट प्रोडक्ट रहता है और हमारे लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है। जैसे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं इन जानवरों के सड़े हुए मांस को खा के एक तरह से न्यूट्रिएंट मिट्टी में डाल देते हैं, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, यानी कि फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो वही जो सॉइल होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस हो जाता है और मोर फर्टाइल, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें उपजाऊ मिट्टी हो जाता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक जो सॉइल होता है बनता है, यानी कि तो कोई पूछता है कि ऑर्गेनिक सॉइल कैसे बनता है, तो सड़े हुए जानवरों के मांस से या सड़े हुए प्लांट से, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया रहते हैं उन सड़े हुए मांस और प्लांट को खाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक फर्टाइल या एक न्यूट्रिएंट में, जो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। अगर एक मिट्टी है तो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेस फर्टाइल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना जानवर पाए जाते हैं ना ही प्लांट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या रहती है, लेस फर्टाइल रहती है, जिसकी वजह से वहाँ कभी खेती नहीं हो पाती है। कहाँ पे? रेगिस्तान में। अब आते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, इसमें उतने मतलब उपजाऊ फर्टाइल नहीं रहता है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहते हैं। इसमें पत्थर रहते हैं, मतलब वेदर पत्थर, यानी कि छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, ठीक है। सैंड रहते हैं, धूल रहते हैं, सिल्ट यानी कि छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं स्टोन के, और डस्ट रहता है, डस्ट यानी कि धूल रहता है। इस तरीके से इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि लेस फर्टाइल होता है। लेकिन प्लांट को ग्रो कराने के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की दोनों की जरूरत पड़ती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, बोथ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कंबाइन, यानी कि मिल के टू फॉर्म करते हैं फाउंडेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी का फॉर्म करते हैं। कौन? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, विच इज क्वाइट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने मिट्टी का इंपॉर्टेंस देखा। ऑर्गेनिक इसके दो भाग होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किससे बनता है? सड़े हुए मांस और सड़े हुए प्लांट से, जो बैक्टीरिया खाकर एक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है? जिसमें सैंड वगैरह रहता है, मिट्टी रहता है, पत्थर रहता है, तो उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। लेकिन एक अच्छा सॉइल बनाने के लिए हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल का दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉइल। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसे बनता है। तो जब अभी हमने देखा कि कैसे पहाड़ों में क्या होता है, जो वेदरिंग होता है फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से, बायोस्फीयर तरीके से, तो जो भी वेदरिंग हो रहा था, पहाड़ टूट रहे थे छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे मिलीमीटर टुकड़े में टूट रहे थे ना, तो वही मिट्टी बनते हैं, यानी कि जो वही पृथ्वी पे गिरते हैं और पानी के साथ, हवाओं के साथ, किसी के साथ डुगर के आते हैं किसी दूसरी जगह पे, तो टूटते 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 इतने छोटे हो जाते हैं कि एक मतलब का मिट्टी का फॉर्म में लेते हैं। तो पहाड़ों से क्या होता है, मिट्टी यानी कि सॉइल बनता है, ठीक है। सॉइल और कहीं साथ नहीं आता है, आसमान से नहीं गिरता है, तो पहाड़ों से टूट टूट के ये मिट्टी बनते हैं। कैसे बनता है देखिए, वही चीज़ फिर से पढ़ना है। कह रहे हैं जो पेरेंट रॉक होते हैं ये अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। फिर और क्या, और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से जो पहाड़ रहते हैं गर्मी की वजह से छोटे टुकड़ों में गिरने लगते हैं, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है, जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सांप होते हैं, ठीक है, रैबिट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो पहाड़ों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं ज़मीन पे, वो एक तरह से मिट्टी का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, कंडीशन है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म होता है पहाड़ों से। तो सिंपल सा कोई पूछता है कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पेरेंट रॉक से, यानी कि पत्थरों से फॉर्म होता है। पत्थरों से कैसे फॉर्म होता है, कई सारे रीजन है, ठीक है। पानी से, टेम्परेचर से, एनिमल जानवरों से, या फ्रीज, यानी कि जो पहाड़ फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो उससे भी क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी कि छोटे छोटे पत्थर टूट के गिरते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है सॉइल्स का, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का बहना। अभी हमने पढ़ा इरोजन, यानी कि जो वेदरिंग थे, यानी कि जो पत्थर थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो एक जगह से दूसरी जगह रहते, उसको इरोजन बोल लेते हैं। इरोजन यानी कि मिट्टी काटना। अब आते हैं सॉइल काटना, मतलब कि जो खेत की मिट्टी होती है उसका काटना। दोनों का जो डिफिनीशन होगा सेम होगा। इसमें भी क्या होगा, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वही कह रहा है किसकी वजह से जाती है, हवाओं की वजह से। और रनिंग वाटर, यानी कि जब बारिश होता है काफ़ी ज़्यादा पानी क्या आता है, बहता रहता है, जिसकी वजह से एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह चल जाती है पानी के जरिए, हवाओं के जरिए। तो ये कह रहा है विंड एंड रनिंग वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन द प्रोसेस, यानी कि सॉइल इरोजन के कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेन फैक्टर यही है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, फॉरेस्ट लगाइए और वेजिटेशन लगाइए, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो। तो वही लिखा है द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन लीड टू सॉइल इरोजन, यानी कि अगर पेड़ कटते हैं या खेती नहीं होती है तो मिट्टी क्या करेगी, बह के किसी और जगह पे चली जाएगी। भाई
जब पेड़ लगते हैं तो मिट्टी को ऐसे बांध लेती है, यानी कि जो उसकी जड़ें रहती हैं, जो उसके रूट्स रहते हैं। दूसरा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मोई मिट्टी को बचाना। तो मिट्टी कैसे बचा सकते हैं? पेड़ लगा के, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो जितना पेड़ लगेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मिट्टी को रोक सकेगा। तो कंजर्वेशन ऐसे मतलब इस तरह से सॉइल इरोजन कम हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह के सॉइल होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अलुवियल सॉइल, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि जितने भी सॉइल होते हैं 6 प्रकार के सॉइल होते हैं, ठीक है। अलुवियल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, लेटरल सॉइल होता है, फिर सैंडी और माउंटेन सॉइल होते हैं। सब में से सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल होता है वो होता है अलुवियल सॉइल। इसमें सबसे ज़्यादा खेती होती है। अलुवियल सॉइल उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर नदी वगैरह बहती है, जैसे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है, यहाँ पर भर के मात्रा में अलुवियल सॉइल पाया जाता है। जैसे ये इंडिया का मैप है ना, तो ब्राउन वाला जितना पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट, ये सारा अलुवियल से भरा पड़ा है और इन्हीं जगहों में सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसलिए कहते हैं कि अलुवियल मतलब कि कहने मतलब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती कहती है, इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इस मैप में दिखाया गया है इसी तरीके से कि 7 सॉइल है, 7 को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी कौन होती है? अलुवियल सॉइल, जो कि ए से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्दर्न ग्रैंड प्लेन पे, यानी कि जहाँ पर नदी बहती है, यहीं पर नदी ऐसे बहती है गंगा, तो गंगा के आसपास की जो भी जगह हैं सर क्या है, अलुवियल सॉइल से भरा पड़ा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है, कह रहा है कि अलुवियल सॉइल वहीं पर जो सॉइल्स फ्लड सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स फॉर्म बाय द न्यू अलुवियल सॉइल कॉल्ड खदार, यानी कि जो नए अलुवियल सॉइल होते हैं, जैसे 2 तरह के अलुवियल सॉइल होते हैं, एक पुरानी मिट्टी होती है, एक नई मिट्टी होती है, ठीक है। तो जो नई मिट्टी होती है उसको कहते हैं हम खदार। क्या बोलते हैं? खदार। वही जो पुरानी मिट्टी होती है उसका क्या बोलते हैं? भांगर, यानी कि बेकार, ठीक है। इस तरीके से याद किया जाता है। अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर नदी वगैरह रहती है, ठीक है। जहाँ पर नदी होगा उसके आसपास की जो मिट्टी होगी वो अलुवियल होगी, यानी कि एकदम फ्रेश मिट्टी होगी जिसको ज़्यादा खेती होती है। ये 2 तरह के होते हैं, एक पुराने और एक नए। पुराने वाले को क्या कहते हैं? भंगार, यानी कि बेकार, और नए वाले को खदार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉइल आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा कॉटन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, दे आर आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल बिकॉज दे आर वेरी सुटेबल फॉर कॉटन ग्रो, यानी कि जो हमारा सूती कपड़ा बनता है ना, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं सूती का या कॉटन का, इन्हीं जगह पे होता है ब्लैक सॉइल में, और किसी मिट्टी में नहीं होता है। तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है क्रॉप होता है कॉटन, यानी कि सूती का कपड़ा, ठीक है। इसकी मिट्टी पूरी तरह से ब्लैक होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मतलब इन जगहों पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैप में दिखाया है, ये जो सारा पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? ब्लैक सॉइल वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉटन होता है वो होता है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लैक सॉइल मौजूद है, यानी काली मिट्टी मौजूद है, और सबसे ज़्यादा खेती वहीं की जाती है, ठीक है। वहाँ के लोग भी काले होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी भी इस तरह से काली होती है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होते हैं? कॉटन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा सॉइल आता है रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रा लाल इसलिए होता है कि उसमें आयरन होता है। आयरन मतलब कि लोहा वगैरह जो नहीं होता है उसके पार्ट्स होते हैं। और किससे बनता है? ये इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक क्या होता है? मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, ये जो वोल्केनो होता है उससे ये पत्थर बनता है, और पत्थर ये टूट के केम्स में जब कौन सा सॉइल में कन्वर्ट होता है? रेड सॉइल में, यानी कि लाल मिट्टी, ठीक है। मतलब पूरी मिट्टी ही लाल होती है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मतलब लाल होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा जो एरिया है वेस्ट ईस्ट वाला, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और कौन सी खेती मतलब किस जगह पे पाई जाती है? तमिलनाडु में, ठीक है, कर्नाटका में, और सदर्न महाराष्ट्र में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, मतलब कि इन जगहों पे ये लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेड सॉइल। आएगा कौन सा? ये बस आपके नाम आएंगे कितने प्रकार के होते हैं, और कोई आ गया तो बस ब्लैक सॉइल और अलुवियल सॉइल आएगा आपके एग्जाम में। अगर आता है कि ब्लैक सॉइल क्या है, अलुवियल सॉइल क्या है, तो बता दीजिएगा। अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर नदी वगैरह बहती है, जैसे कि ये सारी नदियाँ जो है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, गोदावरी है, तापी है, इन सारी जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। ये 2 तरह की मिट्टी होती है, खदार और भांगार, ठीक है। ब्लैक सॉइल क्या होता है? काली मिट्टी होती है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस क्या होता है? कॉटन यहाँ पर होता है, और कोई खेती नहीं होती, बस कॉटन होता है। कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में। और सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर होता है? अफ्रीका में, ठीक है। तो ब्लैक हो गया, रेड हो गया। अब आते हैं लेट्रिट सॉइल पे। लेट्रिट सॉइल क्या होता है? जो लेट्रिट सॉइल होता है ये थोड़ा जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, जिससे मेघालय में होता है सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो ये मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो लेटराइट सॉइल होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? हैवी रेनफॉल, मतलब हैवी इनको बारिश चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये लेट्रिट सॉइल होते हैं, और इनमें क्या भरा होता है? हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। रेड सॉइल में भी आयरन होता है, ठीक है, और लेट्रिट सॉइल में भी, लेकिन लेट्रिट सॉइल में भर के आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये लेट्रिट सॉइल होते हैं।
कहाँ पर पाए जाते हैं ये? वेस्टर्न घाट में और छोटा नागपुर प्लेट्यू में, यानी कि जो पठार वगैरह रहती है, जो प्लेट्यू रहते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं लेटेड सॉइल। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है उन जगहों पे भी। नेक्स्ट वाला सैंडी सॉइल। सैंडी मतलब कि धूल वाला सॉइल, यानी कि जो रेत होता है, जो रेगिस्तान में होता है ना रेत, उसी को हम सैंडी सॉइल कहते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है दिस सॉइल आर फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान का पार्ट है जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर ही पाए जाते हैं। और सहारा जो डिजर्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सहारा एक डिजर्ट है अफ्रीका में, जो सबसे बड़ा डिजर्ट माना जाता है पूरी दुनिया का, और इंडिया का सबसे बड़ा है राजस्थान वाला डिजर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हवाएं बहती हैं वो पूरी तरह से सैंड वाली होती है, यानी कि धूल तरह से होता है, इसमें कुछ नहीं होता है कैक्टस के अलावा। ठीक है, और यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, स्कैटी ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश होता ही नहीं है यहाँ पर, इसकी वजह से मिट्टी क्या होती है? सैंड बन जाता है, यानी कि धूल बन जाता है। नहीं होता हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल का मतलब इसका नाम भी माउंटेन, यानी कि पहाड़ों की मिट्टी। तो ये पहाड़ों पे होती है, जिसकी वजह से इनका एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इनकी मतलब ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, और इनमें भी आयरन होता है। ठीक है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और लाइम भी होती है। ठीक है, इन एरिया में, माउंटेन एरिया में चाय की पत्ती ज़्यादा होती है। जो माउंटेन सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है? चाय की पत्ती जो होती है ना, कॉफ़ी वगैरह यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये दो तीन सॉइल है जो इंपॉर्टेंट है। पहला अलुवियल, दूसरा ब्लैक, और तीसरा माउंटेन सॉइल। तो ब्लैक में कॉटन होता है और माउंटेन में चाय की पत्ती खेती होती है। ठीक है, ये था हमारा सॉइल की और सॉइल का टाइप्स। तो आज का चैप्टर यही था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।